ट्रांस मेन सेक्स आर बेटर सेक्स देन नेचुरल सेक्स। अब जब आप एक मेल फीमेल बॉडी में आ जाता है तो वो फीमेल जो बॉडी होती है क्या एग्जैक्टली सेम होती है जो नेचुरल फीमेल बॉडी है या कुछ डिफरेंस होता है उसमें? अभी क्या इंडिया में ये हो रहा है कि लैब में भी ऑर्गन्स ग्रो हो रहे हैं? इनफैक्ट हमने एक आईसीएमआर को प्रपोजल दिया हुआ है फॉर 3D बायो प्रिंटेड विजाइना। अब हम बोन सीधा यहाँ से उठा के लगाएंगे तो सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि एवरी टिश्यू नीड्स अ ब्लड सप्लाई। पर सपोज एक सर्जरी हो गई, एक मेल बॉडी फीमेल में कन्वर्ट हो गई, वो दोबारा से वापस मेल हो सकती है? तब से there has been a sea change, complete change in the way surgery is done. There have been occasions when I operated up to 18 to 20 hours. मैंने देखा पेशेंट का लिप यहाँ से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी गाड़ी को कितनी बार सर्विस कराया पिछले साल में? पिछले साल में आई थिंक 2 बार सर्विस कराया। आपने कभी अपने फेस को सर्विस कराया? ये कई लोग अपनी सर्जरी की डेट को या अपनी बर्थडे मनाने लग जाते हैं। करती हूँ। मेरे को हमारे हिंदुइज्म में जो गणेश जी हैं उनकी याद आ जाती है कि उनका हाथी का सर निकाल के उनको लगा दिया जाए। तो आज तक हमने एक बार भी कभी मेडिकल रिलेटेड कोई पॉडकास्ट नहीं करा है। क्या आपको पता है कि पूरे इंटरनेशनली लोग आते हैं इंडिया में अपनी मेडिकल सर्जरीज कराने? एक तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और दूसरा यहाँ के सर्जन्स टॉप हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और उनमें से एक लेजेंडरी सर्जन आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रिची गुप्ता, जिनसे हम डिस्कस करेंगे कि सर्जरी करते टाइम एक सर्जन के दिमाग में क्या चल रहा होता है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आप किसी बॉडी शेप को चेंज कर सको या अपने बॉडी पार्ट को रिसाइज करा सको। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ है जो आज हम डायरेक्टली डॉक्टर रिची गुप्ता से जानने वाले हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर। इट वाज सच नाइस हैविंग यू ऑन भविष्यवाणी। थैंक यू। सो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने इतना सारी सर्जरीज करी हैं जेंडर अफर्मेशन को लेके, ऑलमोस्ट 3500 सर्जरीज। जेंडर अफर्मेशन होता क्या है? ओके, सो जेंडर अफर्मेशन क्या होता है, इसे जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सेक्स और जेंडर क्या होता है। राइट। हर एक इंसान के कई एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें से होता है सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एट्सेट्रा। तो सेक्स क्या होता है? सेक्स हमारी बॉडी होती है। एज वी आर बॉर्न, सो डॉक्टर्स हमें देखते हैं, पेरेंट्स हमें देखते हैं और हमें असाइन कर देते हैं कि ये बेबी मेल हुआ, बेबी फीमेल हुआ, या बेबी की एम्बिगुअस जेनिटलिया या DSD डिफरेंसेस इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, वो वाला बेबी हुआ। सो ये हमें असाइन कर दिया जाता है। हम नहीं अंदर से चाहते पर हमें असाइन कर दिया जाता है। हमारी उसमें कोई कंसेंट नहीं है। जेंडर क्या होता है? जेंडर हमारी अपने अंदर मन की आवाज़ है, जिसे आप आत्मा की आवाज़ बोल सकते हो, मन की आवाज़ बोल सकते हो। वो हमें बताती है कि हम क्या हैं सोसाइटी में। सो वो आवाज़ लगभग 2-3 साल की उम्र से एक बेबी को, एक बच्चे को पता लगता है कि जैसे कहते हैं ना होश संभाला, तो उसे अपनी बॉडी के बारे में आइडिया लगने लगता है कि मेरी बॉडी क्या है। अच्छा। और उसे आभास हो जाता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। जो उसकी मेंटल इमेज है और जो माइंड उसका बता रहा है, बॉडी उसके विपरीत निकलती है। नॉर्मली तो सेक्स एंड जेंडर अलाइनमेंट में होते हैं। जो बेबी मेल पैदा होता है उसकी जो इनर सोच है, जो उसकी इनेट वॉइस है, वो भी मेल ही होती है। तो ऐसे सिचुएशन में सिस जेंडर बोला जाता है। बट जब ये अलाइनमेंट में नहीं होती तो एक ट्रांसजेंडर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब वो पर्सन की बॉडी एक डायरेक्शन में है और माइंड दूसरे डायरेक्शन में है। माइंड के जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो कहते हैं कि भाई आप फीमेल हो पर बॉडी मेल है, इन वाइस वर्सा। तो इससे एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है जो उस इंडिविजुअल को 24 घंटे सताता रहता है, क्योंकि अपनी बॉडी से तो निकल नहीं सकते, बॉडी में तो रहना है और थॉट्स दूसरे आ रहे हैं। नॉट ओनली दैट, जब आप अपने अंदर की आवाज़ पे काम करते हो, उस पर चलते हो, तो आप कन्फ्लिक्ट में आ जाते हो, क्योंकि सोसाइटी आपको एक्सपेक्ट करती है आप एक तरह से बिहेव करो। आप मेल हो तो मेल की तरह रहो, फीमेल हो तो फीमेल की तरह। जो स्टीरियोटाइप्स हैं सोसाइटी के, जो कस्टम्स बताती हैं, जो उस समय की, वो आप फॉलो करो, पर आप नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर की आवाज़ तो कुछ और बता रही है। सो आप उस मेल या फीमेल स्टीरियोटाइप में नहीं ढल पाते। इस वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, पीयर ग्रुप जो होता है, आपके जो लार्जर फ्रेंड ग्रुप है, स्कूल, कॉलेज, कोलीग्स, उनसे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है और ये एक पेन का आभास देता है जिसे जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं। और अब जो लेटेस्ट टर्म है जो ICD WHO ने के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ने बताया है, उसके हिसाब से जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस बोला जाता है इसको। ओके। तो
किस मात्रा में ये पेशेंट्स, अगर हमारे दुनिया में 1000 लोग हैं तो आपको क्या लगता है कितना रेशो होगा जेंडर डिस्फोरिया का? आप मान के चलो कि जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी लगभग 31 साल पहले, तो उस समय ऐसे केसेस 1 in 2 लाख माने जाते थे। बट आज की तारीख में जो लेटेस्ट एस्टिमेट बताते हैं 4 to 6% ऑफ जनरल पॉपुलेशन, यानी 4 to 6 per 100 ऑफ persons have variation in gender that doesn't fit into the normal binary of male or female। और उसमें से 1/10 ऐसे हैं जिन्हें जेंडर एफर्मेटिव सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है, मेडिकल थेरेपी या सर्जिकल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है ऐसे इंडिविजुअल्स को। और क्योंकि हम जो दिमाग है, दिमाग एक हार्डवेयर है, हम दिमाग को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम वही हैं जो हमारा दिमाग है। हमारी बॉडी तो एक व्हीकल है जो हमारे दिमाग को अराउंड ले जा रही है, पर बॉडी को हम चेंज कर सकते हैं। सो बॉडी को हम अलाइनमेंट में ला सकते हैं, तो जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस की जगह कॉन्ग्रुएंस में ला सकते हैं। ठीक है। सो इस बॉडी को चेंज करने के प्रोसेस को सेक्स चेंज सर्जरी या जेंडर एफर्मेशन सर्जरी कहती है। जेंडर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि जेंडर इज ब्रेन, सो ब्रेन कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है। बॉडी को अलाइनमेंट में लाया जा सकता है बाय चेंजिंग द सेक्स ऑफ द पर्सन टू ब्रिंग इट इनटू एफर्मेशन विद जेंडर, इसलिए इसको जेंडर एफर्मेशन सर्जरी कहा जाता है। और ये एक प्लास्टिक सर्जरी का ही पार्ट है, क्योंकि एक कॉमन मैन के थ्रू नज़रों से देखा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी होता है कि मुझे यहाँ पे स्कार है, मैंने वो हटवा दिया, और या फिर मेरे को अपने बॉडी साइज़ को कोई रीसाइज़ करना है तो मैंने वो करवा लिया। अगर हम आर्मी की बात करें तो उनके बॉडी पे स्कार होता है तो वो एकदम सीना चौड़ा करके दिखाते हैं कि मेरी बॉडी पे स्कार है, बट उस स्कार के अकॉर्डिंग हमारे देश में बाकी सारे स्कार्स को नॉर्मल नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। जो हम सोचते थे कि प्लास्टिक सर्जरी से हटा सकते हैं, तो इतना ही होता है प्लास्टिक सर्जरी, है इसका और कोई रूप भी है? प्लास्टिक सर्जरी तो एक बहुत बड़ी फील्ड है। आज की तारीख में आपको कहना चाहिए प्लास्टिक सर्जन इज द मॉडर्न डे जनरल सर्जन। ओके। वाई? बिकॉज जनरल सर्जन आजकल एब्डोमिनल की सर्जरी, एब्डोमेन की सर्जरी ज़्यादा करते हैं। लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरीज में आ गए हैं जो कि एब्डोमेन की सर्जरी करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। बट एक वही प्लास्टिक सर्जन ही है जो हेड से टो तक ऑपरेट करता है, बॉडी के हर पार्ट की एनाटमी उसे पता होती है और बॉडी के कई पार्ट कहीं से कहीं निकाल के लगा देता है। बॉडी के इस पर उसे पता है कि स्पेयर पार्ट्स क्या हैं, कहाँ से लेने हैं, कहाँ लगाने हैं। और प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ इस स्टीरियोटाइप में नहीं आता जिससे हम कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के एक्चुअली बहुत सारी सब स्पेशलिटीज़ हैं प्लास्टिक सर्जरी में, जिनमें मुख्य हैं सब स्पेशलिटीज़ कॉस्मेटिक सर्जरी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी का जनरल पॉपुलेशन को आभास रहता है कि जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, फेस लिफ्ट सर्जरी है, राइनोप्लास्टी यानी कि नाक की शेप चेंज करना, ब्यूटिफिकेशन करना, लाइपोसक्शन है, बॉडी कॉन्टूरिंग है। इस तरह बहुत सारी सर्जरीज़ हैं जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी में आती हैं, जनरली लोगों को आभास रहता है। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऐसी होती है कि कोई पार्ट बॉडी से निकल गया, या तो एक्सीडेंट की वजह से, इलेक्ट्रिकल बर्न की वजह से, कैंसर की वजह से वो पार्ट निकालना पड़ा, या बर्थ डिफेक्ट ही ऐसा था कि वो पार्ट था ही नहीं, तो उस पार्ट को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने को रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी बोला जाता है। ओके। सो जैसे कि कैंसर हुआ, जॉ बोन निकाल दी तो दूसरी जॉ बोन बना दी। हम लोग क्या करते हैं, पैर की एक बोन होती है फिबुला, अब ये तो सीधी बोन है, ये कर्व्ड बोन है, बट हम उसको प्री शेप कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सीटी डेटा, जो सीट कैट स्कैन डेटा है उसके हिसाब से हम उसको शेप कर देते हैं और उसको मैंडिबल बना देते हैं। अब हम बोन सीधा यहाँ से उठा के लगाएंगे तो सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि एवरी टिश्यू नीड्स अ ब्लड सप्लाई। सो उसको उसके ब्लड वेसल्स के साथ लेना पड़ता है, आर्टरी वेन और नर्व्स वगैरह के साथ लेना पड़ता है, और उसको यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं और उसकी आर्टरी वेन्स को आपस में जोड़ देते हैं ताकि उसमें सर्कुलेशन इमीडिएटली चालू हो सके। ठीक है, माइक्रो सर्जरी के जरिए। सो इस तरह बहुत सारी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज करी जाती हैं। एक्सीडेंट ट्रॉमा होता है, लिम्ब सर्जरीज होती हैं। अब जैसे पैर या हाथ कट के अलग हो गया तो उसे रीप्लांट करना भी प्लास्टिक सर्जरी में आता है, या वो पार्ट क्रश हो गया, कटा नहीं पर क्रश हो गया। सो ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम होता है कि उसको उसकी बोनी अलाइनमेंट, स्केलेटल स्टेबिलिटी रिस्टोर कर दे, बट जो उसके सॉफ्ट टिश्यू को रिपेयर करना होता है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स को रिपेयर करना होता है और वोंड को हील करना होता है, वो काम होता है प्लास्टिक सर्जन का। इसी तरह बर्न्स की सारी सर्जरी, बर्न्स का ट्रीटमेंट और बर्न्स की सर्जरी सारी प्लास्टिक सर्जरी में ही आती हैं। बर्थ डिफेक्ट्स हैं, जैसे बहुत कॉमन आपने सुना होगा, लिप में छेद है, तालू में छेद है, क्लेफ्ट लिप पैलेट, बड़े कॉमन बर्थ डिफेक्ट हैं। 1 in 600 बेबी ऐसे पैदा होता है, तो उनको भी ठीक करना प्लास्टिक सर्जन का ही काम है। इस तरह बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो प्लास्टिक सर्जरी में आती है। ऐसी एक फील्ड है जेंडर एफर्मेशन सर्जरी, जो अभी हमने डिस्क्राइब करी। ओके।
आपने अभी बोला कि आप कोई बॉडी का पार्ट आप कहीं और पे फिट कर सकते हो उसे एक्चुअल में कर्व करके। अभी क्या इंडिया में ये हो रहा है कि लैब में भी ऑर्गन्स ग्रो हो रहे हैं? अभी वो स्टेट ऑफ द आर्ट या रूटीन या गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी या प्रोसीजर के रूप में नहीं सामने आया, क्योंकि इसमें अभी बहुत हद तक एक्सपेरिमेंटेशन और बहुत हद तक रिसर्च चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 8-10 साल में एटलीस्ट हॉलो ऑर्गन्स जो हैं, जैसे कि ट्रैकिया है, वजाइना है, यूरेथ्रा, ब्लैडर और इस तरह की चीज़ें लैब में रीजनरेट कर पाएंगे, बना पाएंगे। इनफैक्ट हमने एक ICMR को प्रपोजल दिया हुआ है फॉर मेकिंग ए 3D बायो प्रिंटेड वजाइना, और अगर ICMR की ग्रांट आ जाती है देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स दैट रिसर्च। ये ऑटोलोगस ऑर्गन होगा, क्योंकि इसके हम पेशेंट के अपने सेल्स लेंगे, उन्हीं सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3D से एक पूरा स्कैफोल्ड प्रिंट करेंगे, बायो प्रिंट करेंगे, और उस स्कैफोल्ड को पेशेंट के सेल से ही पॉपुलेट करेंगे, अपने सेल से। तो ये ऑटोलोगस ऑर्गन होगा जिसका रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट के अपने ऑर्गन्स अपने टिश्यू से बना है, और उसे इम्प्लांट करेंगे। सो इस तरह बहुत सारी रिसर्च वर्ल्ड ओवर चल रही है, एंड आई होप कि अगले 8-10 साल में एटलीस्ट हॉलो ऑर्गन्स हो पाएंगे, और मे बी इन नेक्स्ट 25 ईयर्स और सो सॉलिड ऑर्गन्स भी, जैसे कि किडनी, लिवर वगैरह भी शायद हो पाएँ। तो इस टाइम पे हमें किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हम लैब ग्रोन भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड हमें कोई डोनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, बहुत क्योंकि जब हम एलोग्राफ्ट लेते हैं, यानी कि किसी और का ऑर्गन हम लेते हैं, तो हमें एंटी रिजेक्शन मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं, और ये बड़ी बड़ी टॉक्सिक मेडिसिन होती हैं। ये हमारी लाइफ को लिमिट करती हैं, हमें इनकी वजह से कैंसर भी हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, छोटे छोटे इन्फेक्शन घातक हो सकते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सप्रेस करनी पड़ती है। तो आई होप कि अगले 25-30 साल में ऐसा कुछ हो जाए कि ऑटोलॉगस या लैब जनरेटेड ऑर्गन्स ही पेशेंट में लगाए जा सकें। तो आप, जैसे आपको 30 साल हो गए हैं एज अ प्लास्टिक सर्जन, तो आपने क्या इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं पिछले 30 साल में, जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई हो या फिर बेटर चीज़ें आ गई हों जिससे हम मे बी 10 घंटे की सर्जरी थोड़ा जल्दी कर पाएँ? ऐसा कुछ इवॉल्वमेंट आपने देखा है, नोटिस करा है? डेली मतलब जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है तब से देयर इज बीन सी चेंज, कंप्लीट चेंज इन द वे सर्जरी इज़ डन। बिकॉज जब मैंने सर्जरी स्टार्ट की थी, तो यू कैन इमेजिन एट 1993 देयर वाज नो लैपटॉप, नो कंप्यूटर्स, नो मोबाइल फोन्स, कुछ भी नहीं था। हम लोग को एक छोटी से छोटी रेफरेंस देखने के लिए नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी या कहीं बड़ी लाइब्रेरी जाना पड़ता था। वहाँ फ़ोटो सेट करा के पेज लेके आते थे, रिसर्च करते थे, पढ़ते थे। आजकल सब कुछ फिंगर टिप्स पे। आपने कोई सर्जरी भी करनी हो तो आप देख सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। अब यू हैव टू बी ए गुड सर्जन ऑलरेडी बिफोर यू कैन अडेप्ट दैट। ऐसा नहीं कि आप एक कोई लेमैन जो है एक सर्जरी देख के कर पाएगा, वो नहीं। वो आप तभी समझ पाएंगे और तभी कर पाएंगे जब आप खुद एक एक्सपीरियंस सर्जन हैं। सो बहुत सी चीज़ें अब ऑफ द कफ अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो गया है, लैप्रोस्कोपी आई, उसके बाद अब रोबोटिक्स आ गया है। सो बहुत सी चीज़ें आसान हो गई हैं, पेशेंट को बड़े कट्स नहीं लगाने पड़ते। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी में भी बहुत चेंजेस आए हैं, पेशेंट पॉपुलेशन में चेंज आया है। जैसे कि जेंडर अफर्मेशन की आप बात करें तो पहले जो पेशेंट मेरे पास आते थे वो लगभग 30s-40s में हुआ करते थे, या तो घर से भाग के आए होते थे, किसी पार्टनर के साथ आते थे। अब मैं देखता हूँ पेरेंट्स खुद लेके आते हैं अपने बच्चों को, और प्राउडली लेके आते हैं, बिकॉज दे नो दैट दिस थिंग कैन बी डन एंड दिस थिंग शुड बी डन टू एलिविएट द जेंडर डिस्फोरिया। और वो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो सारा कुछ रिसर्च करके आए होते हैं। तो एक बड़ी मेरे लिए बहुत सहूलियत है कि वो इतना सारा पढ़ के आए हैं और उनको समझाना बहुत आसान होता है। सो ये एक चीज़ हुई है। दूसरा, अब पेशेंट सिर्फ रिकन्स्ट्रक्शन में सेटिस्फाइड नहीं है। आज की तारीख में बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो, कैंसर सर्जरी हो, जेंडर रिफॉर्मेशन हो, बस आपने ऑर्गन्स बना दिए पेशेंट के, उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। उसमें भी पेशेंट को रिफाइनमेंट चाहिए, उसमें भी पेशेंट को चाहिए कि उसमें भी एस्थेटिक्स अच्छे हों। एक ऑर्गन नहीं था, आप इमेजिन कर सकते हैं, वो ऑर्गन बन गया, अब पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि सर्जरी में इतना एडवांसमेंट हो गया कि अचीव हो सकता है। आप एक ऑर्गन बनाओ, उसके अलावा उसको ब्यूटीफाई भी कर पाओ। सो ये आ गया है। जेंडर रिफॉर्मेशन में नई डिमांड्स आनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी बड़ी कॉमन हो गई है। पहले जेनिटल सर्जरी पे जोर होता था कि आपने फीमेल या मेल ऑर्गन्स बना दिए, पर अब पर्सन वांट्स टू फेमिनाइज ऑल्सो, क्योंकि वो दूर से दिखता है कि भाई अगर जैसे मेल टू फीमेल पर्सन है तो थोड़े मेल टाइप फीचर्स हो सकते हैं फेस के, जो कि हार्मोन थेरेपी से भी सपोज ठीक नहीं हो पाए, स्मूथ नहीं हो पाए,
तो फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी के ज़रिए पूरा चेंज किया जा सकता है, जो फेस का आउटलुक है फेमिनिन या मैस्कुलिन किया जा सकता है। वॉइस चेंज कर सकते हैं, आज की तारीख में वॉइस भी मैस्कुलिनाइज या फेमिनाइज की जा सकती है, क्योंकि आप किसी का फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप किसी ट्रांस वुमेन से फॉर एग्जांपल, तो जब वो पहला सेंटेंस बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कुछ इशू है। आप पहचान पाएंगे कि ये ट्रांस वुमेन है, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी भारी होगी, मैस्कुलिन होगी, पर उसको भी हम आज की तारीख में फेमिनाइज कर सकते हैं, वॉइस को भी फेमिनाइज कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस आए हैं। ये जो टेक्निक्स डेवलप हुई हैं, जो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही हैं जेंडर रिफॉर्मेशन सर्जरी में, ये उन बच्चों के भी काम आती हैं जो कि जिनको डिफरेंसेस इन सेक्सुअल डेवलपमेंट है, मतलब जिनके एम्बिगुअस जेनिटलिया कहते हैं कि दोनों तरह के मेल फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। किसी का जैसे ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, मेल है, उसकी पेनिस बहुत छोटी है या उसकी डेवलप ही नहीं हुई, सो सेम टेक्निक्स विच आर देयर टू कन्वर्ट फीमेल टू मेल कैन बी अप्लाइड टू दैट पर्सन, और बहुत रिफाइंड टेक्निक्स अब अप्लाई हो सकती हैं। ओके जैसे आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है अपना जेंडर तो चेंज नहीं हो सकता, अपना सेक्स चेंज करवाने, तो उनका उस टाइम पे मेंटल सिचुएशन क्या होता है? आर दे हैप्पी, और मतलब या फिर उनको फैमिली से बहुत ज़्यादा बुरा सुन के आते हैं आपके पास, तो उनका मेंटल जो इमोशनल स्टेट है आप उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं? ओके, सो एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर which is in version 8 now, published by World Professional Association for Transgender Health, तो उनके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। जैसे कि आज की तारीख में आप सपोज आते हैं और क्लिनिक पे कहते हैं जी मेरा सेक्स चेंज कर दो, मैं फीमेल हूँ, मेल होना चाहती हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें वो स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर फॉलो करने पड़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दो स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर हमें कम से कम 2 मेंटल हेल्थ पर्सनस को दिखाना पड़ता है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को दिखाना होता है, जो कि हमारे दिमाग को असेस करते हैं कि भाई नंबर 1 जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस है भी कि नहीं है, नंबर 2 कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो साइमुलेट कर रही है जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस। फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिया हो सकता है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें कि एक डिसऑर्डर एक पर्सनालिटी फेमिनिन हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं कि सिजोफ्रेनिया की वजह से पर्सन बोल रहा है कि भाई मैं फीमेल हूँ, तो वो रूल आउट करते हैं। ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का काम है, रूल आउट करते हैं। इसके अलावा वो ये देखते हैं कि जो पर्सन है वो उसकी मेंटल फिटनेस है टू गिव द कंसेंट, पर्सन हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द हार्मोन थेरेपी एंड सर्जरी, उन्हें पता है कि ये चेंजेस इरिवर्सिबल होने वाले हैं, तो उसके बारे में सारा जानते हैं कि नहीं जानते। तो ये काम है। चौथा काम ये है कि उन्हें उस पर्सन को अडेप्ट करने इन द सोसाइटी, क्योंकि दो तीन क्राइटेरिया ऐसे हैं इसमें स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर में। एक तो है कि आपको अपने डिजायर्ड जेंडर रोल में 12 महीने रहना है। सो एक मेल टू फीमेल पर्सन है, बायोलॉजिकली मेल है, पर उसे 12 महीने जब तक वो हर सीज़न में हर ड्रेस पहनेगा नहीं, हर वेश में वो अपने कोलीग से फ्रेंड से मिलेगा नहीं, सोसाइटी में घूमेगा नहीं, तब तक हम सर्जरी नहीं करते। इसका एक प्रैक्टिकल रीज़न है। प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि वो उसको आभास होना चाहिए कि व्हाट इट इज़ टू बी लाइक ए फीमेल, हाउ ही हैज़ टू एक्सपीरियंस लिविंग लाइक ए फीमेल इन द सोसाइटी। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ सबसे बड़ी इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज़ रिवर्सिबल इंटरवेंशन। 11वें महीने में उसको लगता है कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं रहना चाहता, तो टोटली रिवर्सिबल है। तो सर्जरी करने से पहले ये तपस्याएं करनी पड़ती हैं कि 12 महीने आपको रहना पड़ता है। इसके लिए भी जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है वो साथ देते हैं, वो बताते हैं, कोलीग्स को, फ्रेंड्स को बताते हैं कि दिस पर्सन इज अंडरगोइंग ट्रांजिशन, और आपको भी पर्सन को भी समझाते हैं कि देखिए आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई मजाक उड़ाए, कोई ये बताए, कोई ये चीज़ करे, तो आप विचलित मत होइए। दिस इज नॉर्मल पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, इट इज़ टू डू विद द पर्सन जो कर रहे हैं। उनका दिमाग खराब है, आपका दिमाग तो ठीक है, आप करेक्ट है। तो ये सारे जब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ये सारे इंटरवेंशन कर लेता है, उसी के बाद पेशेंट सर्जरी के लिए आता है या इंटरवेंशन के लिए आता है, तो वो बिल्कुल उनका दिमाग सेट होता है, बिल्कुल ठीक होता है। दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट सर्जरी। पर सपोज एक सर्जरी हो गई, एक मेल बॉडी फीमेल में कन्वर्ट हो गई, वो दोबारा से वापस मेल हो सकती है इन केस उसे 2 साल बाद लगे कि वो मैंने गलती कर दी है? इस फिनोमेनन को रिग्रेट बोलते हैं। सो रिग्रेट का इंसिडेंस किसी भी यूनिट में, अभी अगर आप डेटा लें नीदरलैंड्स का, तो उसमें बहुत बड़ी यूनिट है, वीयू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल करके एम्स्टर्डम में है। सो दे एनालाइज देयर डेटा फॉर 30 ईयर्स, 30 to 40 ईयर्स पास्ट कि क्या रिग्रेट का इंसिडेंस था। तो उन्होंने देखा पहले ज़्यादा होता था जब ये क्राइटेरिया नहीं थे इतने सारे, और अब रिग्रेट का इंसिडेंस नियरली लेस देन 1% है।
और मेरे एक्सपीरियंस में भी रिग्रेट नहीं मैंने देखा, इतने 4500 केस सर्जरीज में रिग्रेट नहीं देखा। इसीलिए नहीं देखा क्योंकि हमारे क्राइटेरिया बड़े फर्म हैं। पर टेक्निकली आप पूछो प्रैक्टिकली कि इज इट पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट, ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट अच्छा, रीकन्वर्ट। ओके। तो सपोज एक बंदा आया, उसे मेल टू फीमेल करना है, तो एक आप थोड़ा सा प्रोसेस बता सकते हो कि एक तो उसने एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करा, अब वो श्योर है कि अब मुझे कन्वर्ट होना ही है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया होता है जो कि होता है हार्मोन थेरेपी। सो हार्मोन थेरेपी भी 12 महीने लेना एक यूजफुल इंटरवेंशन है, बेनिफिशियल इंटरवेंशन है। ये देना चाहिए एक्सेप्ट इन द सिचुएशन कि वो हार्मोन थेरेपी सूट नहीं करती आपको या आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है, तो उस केस में नहीं दी जाती, बट अदरवाइज देनी चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि एक मेल टू फीमेल पर्सन है, उसको आपने दिए, मेल पर्सन को फीमेल हार्मोन्स दिए आपने, जो ट्रांजिशन कर रहा है टू फीमेल, तो उससे क्या होगा, उससे उसके जो बाल हैं वो ग्रो करने लग जाएंगे, अच्छे स्कैल्प के बाल बहुत अच्छे ग्रो करने लग जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस है, जैसे कि पीछे जा रहे हैं बाल, वो थम जाएंगे। तो एक कितना रिलीफ है ना कि एक जो मेल जैसी लुक बालों की नहीं रही, स्किन शाइनी हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, 22% बॉडी फैट शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स फेमिनिन कर्व्स आ जाते हैं। सो पर्सन अपने फेमिनिन रोल में बहुत अच्छी तरह अडेप्ट हो जाता है। सिमिलरली एक फीमेल टू मेल पर्सन को अगर हम मैस्कुलिनाइजिंग या मेल हार्मोन देते हैं, तो उससे क्या होता है, अब वो फीमेल है, वो मेल की तरह कैसे रहे 12 महीने सोसाइटी में। तो हार्मोन देने से क्या फ़र्क पड़ता है कि उनके दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है, वॉइस भारी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो हेयर लाइन है थोड़ी मेल पैटर्न टाइप की हो सकती है, और बॉडी जो डेवलप होती है, मसल्स वगैरह डेवलप होने लग जाते हैं मेल की तरह, तो वो उनको बहुत फ़ायदेमंद है चीज़ कि उनका जेंडर डिस्फोरिया से कम होता है, बिकॉज जो उनकी मेंटल इमेज बता रही है वो उसके हिसाब से आने लग जाते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल इंटरवेंशन हैं, ये भी साथ करी जाती है। तो इसमें HRT में क्या टेस्टोस्टेरोन होता है, क्या होता है? हाँ, टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है, और जो फेमिनाइजिंग हार्मोन जब देते हैं, पहले जो इसका प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देते हैं। अगर एज कम है, 12-13 साल की एज है, तो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। प्यूबर्टी ब्लॉकर का फ़ायदा क्या है कि प्यूबर्टी को आगे नहीं प्रोसीड होने देता। तो 4 साल और मिल जाते हैं आपको टू सी फॉर योर सेल्फ इन लिविंग इन द डिजायर्ड जेंडर रोल। तो आप 4 साल और अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक पर्सन को, एक सपोज वो मैस्कुलिन पर्सन है, बॉडी फीमेल है, अब उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाए, पीरियड्स आने लग जाए, तो वो कितना ज़्यादा डिस्फोरिया बढ़ जाएगा उसका। वो तो बिल्कुल ही ऐसे लगेगा कि मेरी बॉडी काट के फेंको, मुझे बहुत सुइसाइडल डिप्रेसिव हो जाएगा। पर अगर हम प्यूबर्टी ब्लॉकर देते हैं तो उसके नहीं डेवलप होते। तो 4 साल तक के लिए वो थम जाता है, और फिर 16 साल की एज से वी कैन स्टार्ट क्रॉस सेक्स हार्मोन थेरेपी, ताकि वो अपने जेंडर रोल में रम जाएं। बट अगर नेचुरली एक बॉडी ग्रो कर रही है और हम उसको प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दे रहे हैं, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? इसके प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हाँ, वो सेफली दिया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ ए हार्मोन स्पेशलिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और वो बॉडी में टेस्ट करा के देखते रहते हैं कि कोई किसी भी तरह के लिवर है, किडनी है, मेन ऑर्गन्स पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा और कोई हार्म तो नहीं हो रहा पर्सन को। पर ये कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मतलब क्या ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है हम अगर ये ब्लॉकर्स दें या फिर HRT दें या फिर इस प्रोसेस से गुजरें, तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हो सकते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन अगर हम दे रहे हैं तो एस्ट्रोजन के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वाटर रिटेंशन हो सकती है, थ्रोम्बोसिस जो हो सकता है, जैसे कि जो लेग वेन्स हैं उनमें थ्रोम्बोसिस हो सकता है एस्ट्रोजन की वजह से, लिपिड प्रोफाइल वगैरह डीरेंज हो जाता है। सिमिलरली मेल हार्मोन देने से लिपिड प्रोफाइल डीरेंज हो सकता है, और लिवर पे इफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह हर एक हार्मोन्स के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो किसी पर्सन में हो सकते हैं। इसलिए जो स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर वो ये बताते हैं कि लगभग 3 से 6 महीने में इनके जो ये पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनके जो रिलेटेड टेस्ट हैं ये करा लेने चाहिए, और अगर बाई चांस कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो स्टॉप किए जा सकते हैं उस स्टेज पे। अब ये हार्मोन्स वाइटल टू लाइफ हार्मोन्स तो है नहीं, अनलाइक फॉर एग्जांपल इंसुलिन, अनलाइक थायराइड हार्मोन जो कि वाइटल है लाइफ के लिए, उसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। सो ये हार्मोन किसी भी स्टेज पे बंद किए जा सकते हैं, 1-2 दिन के लिए नहीं, महीनों सालों के लिए बंद कर सकते हैं। तो क्या एज क्राइटेरिया है
ये प्रोसीजर से को स्टार्ट करने का कोई एज क्राइटेरिया है कि इस साल के बाद ही स्टार्ट करनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। या इस साल से पहले ही खत्म हो जानी चाहिए? अकॉर्डिंग टू इंडियन लीगल सिस्टम और जो 2012 का विधान भवन जजमेंट था, उसके हिसाब से 18 साल की उम्र से पहले नहीं देनी चाहिए। और यही 2019 का एक जजमेंट था, अरुण कुमार एंड श्रीजा वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, आई थिंक वो केस था, जो उसमें भी ये बताया गया है कि इवन डिफरेंसेस इन सेक्सुअल डेवलपमेंट वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें भी एफर्मिंग सर्जरी, मतलब मेल या फीमेल एफर्मिंग सर्जरी 18 साल से पहले नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो इमरजेंसी सर्जरी कैन बी डन। जैसे कई डीएसडी पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि यूरिन का रास्ता ही ब्लॉक्ड है, मोशन का रास्ता ही ब्लॉक्ड है, तो उनको तो निकालना पड़ेगा ना, आपको वो तो रास्ता बनाना पड़ेगा, वो ज़िंदगी नहीं आगे जी सकता है, तो वो करनी ज़रूरी है। बट एफर्मेटिव सर्जरी, डेफिनेटिव सर्जरी डिटरमिन करने के लिए जब बच्चा 18 साल का होगा और खुद कंसेंट देगा कि जी मैं इस रोल में रहना चाहता हूँ, मेरी अंदर की आवाज़ ये बता रही है, तभी आप कर सकते हो। सो 18 ईयर्स इज़ द एज, इसके बाद ही इरिवर्सिबल इंटरवेंशंस करनी चाहिए। ओके। और कोई एज है कि इसके बाद नहीं हो सकती है सर्जरी? ऐसी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हमने देखा है कि इवन 70-75 साल की एज पे भी लोगों ने एफर्मेटिव सर्जरीज कराई हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल अगर आपको दूं तो विलियम ब्रूस जेनर जो था, वो फेमस डिकैथलीट था, ओलंपिक वर्ल्ड गोल्ड मेडल विनिंग एथलीट था। ओके। और आपने सुना भी होगा कदार्शियन सिस्टर्स का फादर, विलियम ब्रूस जेनर, कदार्शियन एंड जेनस सिस्टर्स का फादर। ही अंडरवेंट 3 marriages and had 6 children, and at the age of 65 to 66 decided that he wants to undergo transition to a female and converted to Caitlyn Jenner. Okay. So आप देख सकते हैं कि उन्होंने 67 ईयर्स की एज पे वो कंफर्टेबल थे अपने जो उनकी मेंटल इमेज थी उसे अपनी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए, और उन्होंने उस एज पे सर्जरी कराई। सो यू कैन गो फॉर दिस सर्जरी एट एनी एज प्रोवाइडेड यू आर मेडिकली फिट। अभी हमने सुना था कि इलॉन मस्क की डॉटर, मतलब वो पहले सन थे जिन्होंने अब सर्जरी करा के अब नाउ शी इज़ अ डॉटर। सो आई थिंक इस लेवल के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं और बिल्कुल ही नॉर्मल मानते हैं चीज़ों को, लेकिन जो लोग अभी पढ़े लिखे नहीं हैं उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको क्या लगता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में करवाना, या इट इज़ वेरी नॉर्मल? अब इतने केसेस आने लगे हैं कि एवरी अदर पर्सन इज़ हैविंग नॉलेज अबाउट दिस थिंग। नहीं, नॉलेज बहुत अच्छी है, डिसमिनेशन बहुत अच्छा है। इवन मेरे कई पेशेंट्स आते हैं, गाँव से आते हैं, उनके पेरेंट्स जो लिटरेट नहीं हैं वो लेके आते हैं, इवन दे नो अबाउट द प्रोसीजर, वो भी लेके आते हैं। सो सोशल मीडिया का एक जो बेनिफिशियल इफेक्ट है कि डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंडिया में डिजिटाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। सो एवरी पर्सन इज़ अवेयर कि ऐसी चीज़ है और वो लेके आते हैं। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें। बट अगर इंडिविजुअल की बात देखें तो ये सर्जरीज बहुत ही लाइफ चेंजिंग सर्जरीज हैं। और सर्जन की बात देखें तो दीज आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट सर्जरी। सम ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सर्जरीज इन प्लास्टिक सर्जरी आर सेक्स चेंज सर्जरीज। सो यस, इंडिविजुअल की बात देखें तो वो कोई इतना आसान नहीं कि अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स इतनी यंग एज पे पूरे कटवा देना और फिर रिकन्स्ट्रक्ट करवाना अपोजिट सेक्स के ऑर्गन्स। सो बहुत बड़ी बात है एट ए इंडिविजुअल लेवल। यस। तो अभी जैसे आपने बोला कि गांव के लोग भी आते हैं आपके पास जिनको पूरी नॉलेज होती है इस बारे में, तो गांव के लोग आ रहे हैं, तो ये जो सर्जरी है कितनी कॉस्टली है? मतलब कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता है इसे? हाँ, अफोर्ड कर सकते हैं। जो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो PMJ स्कीम में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से मैं कांटेक्ट में था पिछले 3 साल में, और उन्होंने आई थिंक 36-37 पैकेजेस बनाए हैं अंडर PMJ स्कीम, विच कवर 50 to 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो उसमें जेंडर अफर्मेशन सर्जरी शामिल करी हैं। और दूसरा, अगर आप प्राइवेट सेटअप की बात करें तो येस, दे आर वेरी अफोर्डेबल सर्जरीज कंपेयर टू फॉर एग्जांपल ए ट्रांसप्लांट और अदर टाइप्स ऑफ सर्जरीज। आज की तारीख में आप किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट कराएं, लिवर ट्रांसप्लांट में लगभग 30-40 लाख रुपए लग जाते हैं। तो ये तो कंप्लीट ट्रांजिशन हो रहा है मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। तो मेल टू फीमेल आप कह सकते हैं 7-8 लाख में पूरा कंप्लीट हो जाता है। 2 सर्जरीज हैं। और फीमेल टू मेल जिसमें 3-4 सर्जरीज होती हैं वो लगभग 10 से 12 लाख में पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव दैट वे। सेम सर्जरीज अगर हम US में जाएं तो पिनाइल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी ओनली, द फैलोप्लास्टी ओनली कैन कॉस्ट अप टू 60 to 70 लाख रुपीस, जो कि यहाँ 5 लाख में हो जाती है।
तो आपने कभी 10 times. इंटरनेशनल क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं हमारे पास? आते हैं, उनकी सर्जरी हम करते हैं, बट रेट्स आर इंडियन, रेट्स आर नॉट इंटरनेशनल। तो उस टाइम जब आप एक सर्जरी के बीच में होते हैं, उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि आप एक बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हो, किसी को एक नई ज़िंदगी दे रहे हो, पर उस टाइम आपके दिमाग में क्या होता है इमोशनली, या फिर एज अ डॉक्टर आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? आपने अर्जुन की आँख की बात सुनी? तो वही बात है कि अर्जुन का एम क्या होता है। तो सर्जरी के वक्त और कोई चीज़ दिमाग में नहीं होती एक्सेप्ट तो कि हमारे जो स्टेप्स हमने एनविजन किए हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग प्लास्टिक सर्जरी में है कि इसमें कोई सेट रूटीन नहीं है। जैसे जनरल सर्जरी में चीज़ें हैं कि गॉल ब्लैडर है, लगभग एक ही ढंग से निकलेगा, उसके मेथड्स हो सकते हैं 4-5, बट गॉल ब्लैडर निकालना एक सर्जरी है। पर प्लास्टिक सर्जरी में हर एक केस एक डिफरेंट चैलेंज देता है, डिफरेंट टाइप, और इतनी वेरिएशंस हैं प्लास्टिक सर्जरी में, हेड से टो तक मैंने आपको बताया। सो द थिंग इज समटाइम्स आई नीड टू सी द पेशेंट्स नॉट वंस बट 2 times 3 times 4 times टू फॉर्म ए मेंटल इमेज। जब तक वो मेरी मेंटल इमेज और मेरी एजुकेशन, और फिर मैं कई सर्जरीज में दोबारा जाके पढ़ता भी हूँ उसके बारे में डिटेल में, और सर्च वगैरह भी करता हूँ, वीडियोस भी देखता हूँ, जब तक मेरी मेंटल इमेज कंप्लीट नहीं हो जाती मैं पेशेंट को नहीं टच करता। ओके। सो टिल आई नो दैट ए कॉम्प्लेक्स जैसे डिफेक्ट है, आधा फेस रिकन्स्ट्रक्ट करना है मैंने, तो जब तक मुझे नहीं पता कि ये वाला टिश्यू मैंने लिया ये किधर फिट होगा, उसके बाद नेक्स्ट टिश्यू लिया वो किधर फिट होगा, नेक्स्ट टिश्यू किधर फिट होगा, और कैसे किस सीक्वेंस में ये करना है, किस सीक्वेंस में इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी करनी है, वो मेंटल इमेज बननी ज़रूरी है। तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ। तो सर्जरी के वक्त मेरा ये रहता है, ये सारी चीज़ें जॉटेड डाउन होती हैं, उस पर होता है लैपटॉप होता है, और जो इमेजिंग है वो सारी डिस्प्लेड होती है। एवरी टीम के सारे मेंबर्स को पता होता है कि इस सीक्वेंस में हमें चलना है। समटाइम्स 2 or 3 टीम्स ऑपरेट एट द सेम टाइम। सो जैसे मेरा जूनियर है, he may be operating on the leg or hand, harvesting the tissue for face. Okay. ठीक है। Some third team may be doing a different thing in different part of body, और ultimately हमें वहाँ converge होना। तो सारा ध्यान 100% उस पे उस समय, और कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती कि और कोई इमोशन आ जाए। और कितने घंटे चलती है ये सर्जरी? और प्लास्टिक सर्जरीज जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी हैं 10-12 घंटे कॉमनली चलती हैं। Okay. And there have been occasions when I operated up to 18 to 20 hours. 18 to 20 hours. At a stretch. You take breaks in between? Sometimes हाँ, चाय की ब्रेक ले ली, या मील की ब्रेक 10-15 मिनट की ले ली। Okay. वो ज़रूरी है, वो लेते हैं, बट 18-19 घंटे भी सर्जरी करी हुई। ओके। तो जैसे आप 30 साल पहले आप कितने घंटों में सर्जरी कर लेते थे, और अब कितने घंटों में? अगेन मैं अपने फेवरेट टॉपिक की तरह चलता हूँ, जेंडर एफर्मेशन। सो जब मैंने पहली फेलोप्लास्टी करी थी आज से कोई 20 साल पहले, तो उसमें 14 घंटे लगे थे। सुबह 8 बजे स्टार्ट करके रात को 10 बजे फिनिश हुई थी, और आज की तारीख में वही सर्जरी हम 6 से 8 घंटे में कर लेते हैं। ओके। सो यस, अगर आप एक सर्जरी फ्रीक्वेंटली करते रहें तो वो स्टेप्स आसान हो जाते हैं, वो मसल मेमोरी में आ जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें आप स्पॉन्टेनियसली कर लेते हो जिनके बारे में आपको पहले सोचना पड़ता था, रुक रुक के करते थे, वो आप बहुत जल्दी कर लेते हो। आप उस एरिया की एनाटमी से बहुत फेमिलियर हो जाते हो, आपको मालूम है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा नसें मिल सकती हैं जिनको मैं जोड़ सकता हूँ, यहाँ पे ये हो सकता है, तो वो आप बहुत स्मूथली और जल्दी कर लेते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी जेंडर अफर्मेशन की। अगर हम देखें इस दुनिया में ना बहुत कुछ चल रहा है, जैसे एसिड अटैक्स हो रहे हैं जिससे पूरे फेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, या वो ऐसा नहीं रहता जैसा आपके पास ऐसे एसिड अटैक्स वाले कोई विक्टिम्स आए हैं जिन्होंने? हाँ, टाइम टू टाइम आते रहे हैं, और बहुतों की सर्जरी भी करी हमने। सो उनमें भी अगेन यही होता है कि जो स्कार टिश्यू है उसे निकालना पड़ता है। स्कार जब कोई पार्ट जल जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो उसमें पिगमेंट चेंजेस आ जाते हैं, जो नॉर्मल पिगमेंट नहीं रहता है, या तो वो वाइटिश साइड पे चले जाता है, ब्लैकिश साइड पे चले जाता है। दूसरी चीज़, तो निशान अपने सरफेस से ऊपर उठ जाता है, इसे बोलते हैं हाइपरट्रोफी। मतलब निशान, वो स्किन जो है चमड़ी मोटी हो जाती है, जैसे कि हाथी की खाल की तरह मोटी हो जाती है, उसे हाइपरट्रोफी बोलते हैं। समटाइम्स कीलॉइड बन जाते हैं। कीलॉइड मतलब जो नॉर्मल है उसके एरिया के भी बाहर से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्ट है किसी के यहाँ, इस एरिया में ये एरिया यहाँ से यहाँ तक जल गया, डीप बर्न्स 3rd डिग्री, मतलब अंदर स्किन के एलिमेंट्स नहीं हैं उसको रीपॉपुलेट करने के लिए। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी को तो अपने आप को बचाना है, बॉडी इन 2 एजेस को जोड़ देगी। ओके। अब
रिजल्ट क्या रहा कि मेरा हाथ पूरा खुल नहीं रहा। इसको कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। सो कॉन्ट्रैक्चर अगर फेस पे होता है तो जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर हुआ तो आई नीचे आ गई। लिप मैंने देखा है पेशेंट का लिप यहाँ से जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्चर की वजह से, इतना नेक ख़त्म हो गई और लिप यहाँ जुड़ गया। ऐसे भी सिचुएशन देखी हैं। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं जो इनमें होती हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी से हम इन चीज़ों को एलिवेट करते हैं। अब पूरे फेस को तो एड्रेस एक बार में करना मुश्किल है, पर जितना कर सकते हैं करते हैं कि कॉन्ट्रैक्चर रिलीज़ कर दिया, नॉर्मल स्किन का पिगमेंटेशन वापस ले आए और हाइपरट्रोफिक स्किन को निकाल के नॉर्मल स्किन लगाई। और अगर बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को इश्यूज़ हैं कि बहुत ही ज़्यादा फेस ऐसा हो गया कि पेशेंट बिल्कुल सोसाइटी में बाहर नहीं निकल सकता, देन अदर ऑप्शंस कैन बी अवेलेबल, बट नॉट सो फार इन इंडिया। फेस ट्रांसप्लांट इज़ एन ऑप्शन। सो अभी दुनिया में बहुत सारे फेस ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं, मतलब आई थिंक इन द रेंज ऑफ अराउंड 20 फेस ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं, जो कि जिसमें कि पूरा किसी और इंसान का फेस लेके लगाया जा सकता है फेस, और पूरी बर्न स्किन और या डिस्ट्रॉयड स्किन निकाली जा सकती है, एंड इंक्लूडिंग बोन्स एज वेल कैन बी रिप्लेस्ड। ये फेस ट्रांसप्लांट का तो जब भी मैं बात करती हूँ मेरे को हमारे हिंदुज़म में जो गणेश जी हैं उनकी याद आ जाती है कि उनका हाथी का सर निकाल के उनको लगा दिया जाया था। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट हेड ट्रांसप्लांट। अच्छा, अगर सपोज एक एसिड अटैक विक्टिम आ रहा है, आप उस पर सर्जरी कर रहे हो, तो क्या उसका फेस एग्जैक्टली 100% वैसा हो जाता है जैसा वो पहले दिखता था? अगर सुपरफिशियल इंजरीज हैं, बर्न्स डीप नहीं है, तो काफ़ी हद तक पहले जैसा हो जाता है। बट येस, अगर डीप बर्न्स हैं और बहुत एक्सटेंसिव डैमेज है तो बड़ी मुश्किल है कि वो वहाँ तक पहुँच पाना जहाँ से स्टार्ट किया था। अभी तक ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं आई है जो हम बिल्कुल 100% वैसा कर सकते? बिल्कुल अभी तक ऐसी नहीं है, या ऐसी भी टेक्निक नहीं है कि किसी और का फेस किसी पे लगाया जा सके, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं कि एक पूरा एक्टर ही चेंज हो गया, फेस चेंज हो गया, उतना सुंदर है और भी सुंदर हो गए। जैसे माइकल जैक्सन हम देखते हैं, वो पहले ब्लैक हुआ करते थे, उन्होंने पूरा अपना चेंज करके वाइट करवा दिया। एट व्हाट कॉस्ट? बिकॉज वो फोटो सेंसिटिव हो गए, सन में नहीं निकल सकते थे। फिर राइनोप्लास्टी इतनी बार हुई कि नेजल स्किन पूरी सड़ गई, पूरा वो जो नाक स्केलेटनाइज हो गई। तो हुआ ना, तो इस तरह एक लिमिट में ही सर्जरी करानी चाहिए, जितनी की ज़रूरी है उतनी ही करानी चाहिए। वन शुड नॉट अटेम्प्ट थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल इन द करंट। ऐसे हम बहुत सारे केसेस देखते हैं कि उसको एंजेलिना जॉली पसंद थी, उसने सर्जरी कराई कि मेरे को बिल्कुल एंजेलिना जॉली के साथ के जैसा बना दो, और उसके बाद बिल्कुल ही मतलब टोटली ऑपोजिट अपना, जिसका उसका खुद का फेस भी खराब हो गया और बिल्कुल ही ऐसे अक्सर देखने में मिलते हैं सोशल मीडिया में, ऐसे नजर आते हैं। हाँ, तो यही है कि बट ये इस वजह से भी हो सकता है कि सोशल मीडिया इस चीज़ को काफ़ी वो करता है। जो फिल्म्स और सीरियल्स हैं वो इस तरह से दिखाते हैं कि कम्प्लीटली फेस चेंज हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल फेस ऑफ करके एक मूवी आई थी जिसमें कि एक पुलिस के आदमी थे जो कि जिन्होंने क्रिमिनल का फेस लगा लिया और क्रिमिनल ने पुलिस वाले का फेस लगा लिया, और काफ़ी उसमें ड्रामा था फिल्म में। तो उन्होंने तो फेस निकाल के साइड पे रख दिया और बाद में जब ज़रूरत पड़ी लगा लिया। तो ये चीज़ आज की टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं है, जो कि इसमें दिखाया था। और अगर मैं स्किन ले भी लेता हूँ किसी इंसान की और दूसरे इंसान के फेस निकाल के उसके स्केलेटन पे लगा भी देता हूँ, तो जो इंसान बनेगा दूसरा वो पहला नहीं बनेगा, इट में थर्ड बनेगा, क्योंकि इसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर ही अलग है। तो स्केलेटल पे, उस स्केलेटन पे वो फेस इस तरह ड्रेप नहीं होगा जितना कि नेचुरली ड्रेप हो रहा था, वो डिफरेंट वे में ड्रेप होगा। तो व्हाट विल एमर्ज इज अ थर्ड पर्सन। सो ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, ऐसी चीज़ें, या उसमें डिस्क्लेमर होना चाहिए कि जी ये पॉसिबल नहीं है, तो ताकि जो कुछ इंसान उससे बहक ना जाएं और अपने मतलब डिजास्टर ना करा लें। जैसे एनिमल मूवी में भी मैंने देखा है, 2 अनिल कपूर बना दिए, दोनों ही रणवीर का वो बना दिया था उन्होंने, आई थिंक लास्ट में बनाया था। रणबीर कपूर भी बनाया था, अनिल कपूर भी बनाया था, दोनों के लिए डुअल रोल कर दिए थे। नहीं, मेरे विचार में वो आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बात करें फिल्मों की, यहाँ फिल्म स्टार्स कुछ ना कुछ तो कराते रहते हैं। जैसे राजकुमार राव ने अपना चिन पे कुछ काम करा दिया है जिसकी वजह से उनका चिन थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रॉड हो गया है।
या फिर दीपिका पादुकोण या किसी भी एक्ट्रेस की हम बात करें, उन्होंने कुछ ना कुछ तो फेस पे कराया होता है और उनका फेस एकदम अच्छा भी दिख रहा होता है। बट अगर हम कॉमन मैन की बात करें, वो कुछ कराते हैं ना तो उनके फेस पे समझ आ रहा होता है कि इन्होंने कुछ तो प्लास्टिक सर्जरी या कुछ तो फेस ट्रीटमेंट कराया है जिसकी वजह से ये ऐसे दिख रहे हैं। क्या डिफरेंस होता है एक फिल्म स्टार की प्लास्टिक सर्जरी में और एक कॉमन मैन की प्लास्टिक सर्जरी में? डिफरेंस इसमें बहुत है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी जो है गाड़ी को कितनी बार सर्विस कराया है पिछले साल में? पिछले साल में आई थिंक 2 बार। 2 बार सर्विस कराया है। आपने कभी अपने फेस को सर्विस कराया है? फेस को सर्विस तो हम नहीं कराते, मतलब। तो यही डिफरेंस है। देखिए, आप गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन का ध्यान रखते हैं, एसी का ध्यान रखते हैं, फ्रिज का ध्यान रखते हैं, सबको टाइम पे सर्विस कराते हैं कि ख़राब ना हो जाएं। जबकि ये चीज़ें खरीदी जा सकती हैं मनी से, डिस्पोजेबल हैं। नहीं, एक चीज़ ख़राब हुई तो नहीं आ सकती है, पर फेस तो आपका नया नहीं आ सकता ना। फेस तो आपके साथ अटैच्ड है, आपकी बॉडी की इस लाइफ में आपके साथ अटैच्ड है। आपने उसको सर्विस नहीं कराया। तो एक कॉमन आदमी यही करता है। एक फिल्म स्टार क्या करता है? एक फिल्म स्टार जो है उसे पता है कि उसकी जो पर्सनालिटी है, जो उसका पर्सोना है टोटल, और उसकी जो बॉडी इमेज है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। तो वो अपने विजिबल पार्ट्स को, जो उनके अट्रैक्टिव पार्ट्स हैं, जो सुंदर पार्ट्स हैं, जो सामने दिखने में हमें कितना अच्छा लगता है जब हम एक ब्यूटीफुल पर्सन को अपने सामने देखते हैं, तो वो उसको सर्विस कराते हैं रेगुलरली। दे टेक केयर, दे हैव ए गुड डाइट। वो ये सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। सो डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैंने कईयों को देखा है 800 कैलोरी पे जिंदा रह रहे हैं। आप इमेजिन कर सकती हैं? नहीं, हमें तो यहाँ से निकल के बर्गर भी खाना है, समोसा भी खाना है, कोक भी लेने हैं। बट वो एक्टर जो 24 घंटे काम कर रहा है, वो 800 कैलोरी डाइट पे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि उसे अपनी बॉडी की शेप मेंटेन करनी है आगे, क्योंकि फिल्मों में दिखना चाहिए कि भाई अच्छा, बहुत ही सुंदर है, फिल्म पर्सन है और अच्छा लगेगा आगे। सो सिमिलरली वो अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं। टाइम पे उन्होंने उसको केमिकल पील कराना है, उस पर थ्रेड्स कराने हैं, उसे बोटॉक्स और फिलर्स कराने हैं उसको और प्लस इन एडिशन दे आर टेकिंग अदर मेजर्स ऑल्सो, नॉन सर्जिकल, नॉन मेडिकल मेजर्स ऑल्सो टू टेक केयर। सो इसलिए उनकी स्किन और उनकी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, दिखाई देती है। वो अपने 60s में भी 70s में भी इतने सुंदर और अच्छे लगते हैं जो हम लोग 30s 40s में लगते हैं। तो ये डिफरेंस है जनरल पॉपुलेशन और उसमें। और हमारा प्रोफेशन कुछ और होता है, हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, या तो ऑफिस में हमारा काम इतना है या बाकी इतना काम है। पर अगर हम अपने डिस्पोजेबल चीज़ों को सर्विस करा सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे अपने बॉडी का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। तो ये मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। Yes. सर्जरी के बाद भी हमें लाइफ लॉन्ग जो अगर आप सर्जरी के बाद ये सोच लें कि भाई अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे आपने हार्ट सर्जरी करा ली और उसके बाद आपने मतलब कॉरोनरी आर्टरी सर्जरी करा ली, उसके बाद आपने कहा मैं तो खूब खा पी सकता हूँ, मेरी आर्टरीज तो नहीं हो गई, ऐसे बात तो नहीं बनेगी। फिर वो बीमारी जो है फिर आ सकती है, और नसों में आ सकती है, ब्रेन की आर्टरीज में आ सकती है, आइज़ की आर्टरी में आ सकती है। सिमिलरली हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। लाइपोसक्शन के बाद ऐसा नहीं कि आपने जो है खाना 3 आदमियों के बराबर खाना शुरू कर दिया, 4000 कैलोरी लेना शुरू कर दिया, तो फिर तो फैट आएगा ही आएगा वापस, और डेंजरस जगहों पे आएगा। ठीक है, तो ये जैसे हमने डिस्कस किया कि एक फेस सर्जरी की, अगर हम फिल्म स्टार्स की बात करें तो वो कंटिन्यूसली प्रोसेस कुछ ना कुछ करते रहते हैं उसका फेस हेल्दी रखने के लिए। वैसे ही अगर हम जेंडर अफर्मेशन की बात करें तो एक सर्जरी के बाद कुछ लॉन्ग लाइफ, पूरे ज़िंदगी के लिए कोई ऐसी मेडिकेशन है या कोई ऐसा प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ता है ताकि वो उस सेक्स में मेंटेन रह सकें? नॉट रियली। कई चीज़ें हैं जो थोड़े लंबे टाइम करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि हार्मोन थेरेपी मैंने आपको बताया, वो लेने फ़ायदेमंद रहता है और एक तरह से बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बोन हेल्थ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो हमारे टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन्स हैं, सो ईस्ट्रोजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ। बोन में मिनरल डिपोजिशन में मदद करता है वो। उसके बिना फिर बोन्स वीक हो जाती हैं, जैसे कि लेडीज़ की बोन मेनोपॉज के बाद वीक होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन का इन्फ्लुएंस ख़त्म होने लगता है। सो मेल्स जो हैं वो भी, उनका टेस्टोस्टेरोन भी ईस्ट्रोजन में जब कन्वर्ट होता है तो इट विल हेल्प विद द बोन हेल्थ। मेल्स में भी कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन इनटू ईस्ट्रोजन। सो सिमिलरली जब हम इन पेशेंट्स में गोनैड्स निकाल देते हैं, जब हम मेल को फीमेल करते हैं तो टेस्टिस तो हम निकाल ही देंगे उसकी। तो इसलिए हार्मोन थेरेपी ज़रूरी होती है कि वो
एट स्पेशली इन ओल्डर एज 60-70 एज पे वो बोन लॉस की वजह से दिक्कतें ना आनी शुरू हो जाएं। ओके सो इसलिए हार्मोन थेरेपी डिज़ायरेबल भी है और एक तरह से ज़रूरी भी है, देनी चाहिए, बट इट्स नॉट कि उसको कंपल्सिव नहीं है कि भाई आप उसको 2 साल अगर साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं आप उसे बंद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सर तो ये इंटरवेंशन है जो कि मेरे को लगता है कि लेनी चाहिए पेशेंट को लॉन्ग टाइम। दोबारा से थोड़ा सा बॉलीवुड क्वेश्चन है कि जैसे हम देखते हैं कि आलिया भट्ट हो गई या शाहरुख खान हो गया, उनके डिम्पल्स हैं, इज़ इट पॉसिबल कि हम एक मेरे डिम्पल्स ला सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी के? बिल्कुल ला सकते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देंगे, इतने ही खूबसूरत दिखाई देंगे जितने कि फॉर एग्जांपल प्रीति जिंटा के या यमी गौतम के यामी गौतम शी हैज वेरी नाइस डिम्पल्स एंड मैनी एक्टर्स हैव वेरी नाइस डिम्पल। तो आपका बॉलीवुड फेवरेट एक्ट्रेस या एक्टर कौन है? बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस अच्छे हैं, सुंदर दिखाई देते हैं और अपने काम में बहुत सक्षम है, मुझे तो सारे अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अच्छा अगर हम आपके पेशेंट्स की बात करें तो आपके पेशेंट्स तो मतलब मेरे को लगता है उनको एक नई लाइफ मिल जाती है, अब उनका सेक्स चेंज हो गया है, उनका जो सोल था वो अपने बॉडी के साथ मैच कर दिया, तो उनके लिए तो आप भगवान की तरह होते होगे। तो कुछ ऐसा स्टोरी आप शेयर कर सकते हो जो आपके किसी पेशेंट ने आपके साथ शेयर करी हो या उनकी लाइफ की स्टोरी हो जो आपको भगवान मान के उन्होंने आपसे डिस्कस करी हो? नहीं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो फॉलोअप में हैं, भगवान से तो खैर बहुत दूर हैं हम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते कहाँ, पर यह है कि बहुत से पेशेंट्स मेरे साथ फॉलोअप में हैं। अब उनकी फैमिलीज़ हो गई हैं, शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज़ करके। क्योंकि कन्वर्जन से पहले, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, कन्वर्जन से पहले हम लोग उनके गोनैड्स प्रिजर्व कर लेते हैं, जैसे कि स्पर्म या ओवा प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि वो 10 साल बाद बायोलॉजिक पेरेंट बनना चाहें तो बन सकते हैं। तो ये हम करते हैं और बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल when they have a child, when they got married, even sometimes when they have their first sexual experience, they sometimes give me a call and say that doctor I'm very happy. सर्जरी के तुरंत बाद बहुत खुश होते हैं ये लोग, ये कई लोग अपनी सर्जरी की डेट को ही अपनी बर्थडे मनाने लग जाते हैं। दे आर सो हैप्पी। सेम पेशेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल पिनाइल रिकंस्ट्रक्शन का पेशेंट है, इतनी डिफ़िकल्ट सर्जरी से अभी गुजरा है, मेजर सर्जरी कराई है, उसके बाद ICU रहा है 2 दिन और उसके बाद वार्ड में शिफ्ट हुआ है। बॉडी में 3-4 लाइनें लगी हुई हैं, 5 लाइनें लगी हुई हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें एक पेशेंट जिसका फॉर एग्जांपल विपल सर्जरी हुई है या पैनक्रियास वगैरह निकाला गया या कोई और मेजर सर्जरी हुई है, उन 2 पेशेंट्स को अगर हम कंपेयर करें क्वांटम ऑफ सर्जरी वाइज, तो जो जेंडर वाला पेशेंट है बहुत खुश नज़र आता है। वो बबल कर रहा होता है खुशी में, क्योंकि उसका जो मेंटल इमेज है एकदम से क्लियर हो जाती है। जो एक डेमोकल स्वॉर्ड कहते हैं ना, जो सर पे लटकी होती है, वो हट जाती है, तो वो एकदम से बहुत खुश हो जाते हैं और एंड दे आर वेरी हैप्पी। समटाइम्स दे आर बबलिंग विद एक्साइटमेंट। जबकि दूसरा पेशेंट बेड से उठ नहीं पाता और वो बहुत अंडरस्टैंडेबली सो जो इतनी बीमारी है तो उठ नहीं पाएगा, बट ये पेशेंट डिस्पाइट अंडरगोइंग सो मच सर्जरी दे आर वेरी हैप्पी। सो ये बड़ी मतलब खुशी की बात है। तो जब आप एक मेल फीमेल बॉडी में आ जाता है तो वो फीमेल जो बॉडी होती है क्या एग्जैक्टली सेम होती है जो नेचुरल फीमेल बॉडी है या कुछ डिफरेंस होता है उसमें? सिमिलर ही होती है, लगभग सिमिलर होती है कि फिनोटाइप वाइज मतलब अपीयरेंस वाइज सिमिलर होती है एकदम से। द पर्सन इज बट द पर्सन कैन नॉट ब्रेस्ट फीड अ चाइल्ड, क्योंकि वो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टेड होती है, एनहेंस्ड होती है। पर्सन कैन नॉट बिकम बियर अ चाइल्ड बिकॉज उनके यूट्रस ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। बट येस, पर्सन कैन हैव सेक्स and enjoy the sexual process or be a woman intimately, be a woman in all aspects, other aspects. So ये रहता है। Similarly जो female to male patients होते हैं they are capable of हम 2 चीज़ का ध्यान रखते हैं, जिस चीज़ जो बहुत अहम चीज़ें हैं। एक तो कि कभी जैसे फॉर एग्जांपल मूवी गए तो उनको वॉशरूम जाना पड़े तो एक मेल की तरह खड़े होकर वॉशरूम में टॉयलेट यूरिन पास कर सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है उनकी लाइफ का, ये और ज़रूरी होता है उनके लिए। और दूसरी चीज़ ये कि
वो एक पेनेट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकें एक फीमेल के साथ, फीमेल पार्टनर के साथ, और उसको सेटिस्फाई कर सकें। ओके। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और वो उसको वो कर पाते हैं। पर क्योंकि शुक्राणु नहीं होते, क्योंकि टेस्टिस नहीं होती, तो उसमें स्पर्म्स नहीं होते, तो वो फादर नहीं बन सकते। पर वो पर्सन जब फीमेल थे उस समय हमने उनके ओवा प्रिजर्व कर लिए थे। तो जब हमने ओवा प्रिजर्व कर लिए थे तो हम एक डोनर स्पर्म के साथ जब वो फर्टिलाइज्ड जब वो एम्ब्रियो होता है उसको उनकी वाइफ के यूट्रस में रख सकते हैं या किसी प्रेगनेंसी कैरियर या सरोगेट के यूट्रस में रख सकते हैं। इस वे में वो बायोलॉजिक पेरेंट बन सकते हैं। ओके। एंड वाइस वर्सा। ओके। तो अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी क्या है आपके अकॉर्डिंग? मेरे को लगता है कि not only plastic surgery, in most of the surgical branches, the future is regeneration. What is that? Regeneration is, for example, एक लिम्ब कट गया या मैंगल हो गया, तो आपने उसको काट दिया और वो दोबारा ग्रो करके लिम्ब बन सके। सो बहुत इंटेंस रिसर्च इस फील्ड में बहुत सालों से चलती आई है। एक सैलामेंडर एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा प्राणी है जिसका लिम्ब आप अगर काट दें तो रीजनरेट कर देता है। जैसे रेप्टाइल्स, अगर हम एक छिपकली की बात करें, उसकी पूंछ दोबारा ग्रो हो जाती है। पूंछ कर सकती है, बट सैलामेंडर तो अपना कोई भी लिम्ब कर सकता है। और स्टारफिश तो अपनी पूरी बॉडी बना सकती है। स्टारफिश को अगर आप एक हिस्सा काट दो तो ये वाली पूरी स्टारफिश बना देगी, और स्टारफिश जो है अपना वो लिम्ब बना देगी। ओके। तो एक स्टारफिश से हम 2 स्टारफिश भी बना सकते हैं, मल्टीपल बना सकते हैं। सो कई ऐसे प्राणी हैं, और उसकी कुछ प्रक्रिया को अगर हम करके ला सकें, और ज़्यादा फ़र्क नहीं, 2-3 जीन्स का ही फ़र्क है, सिर्फ 2-3 जीन्स का फ़र्क है। okay. इसमें इस प्रोसेस में हमारा अगर उंगली या लिम्ब कट जाता है तो एक वो बना देता है, ब्लड क्लॉट बना देता है, और सैलामेंडर का कटता है तो एक ब्लास्टीमा बना देता है, जो कि सेम है जो फीटस में होता है, ह्यूमन फीटस में होता है, जो यहाँ ब्लास्टीमा ऐसे करके पूरा लिम्ब बनाते जाता है इस डायरेक्शन में। तो मेरे को यही लगता है कि जो फ्यूचर इज़ रीजनरेटिव। कल की तारीख में एक रीजनरेटिव मेडिसिन के ज़रिए इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत से फ्लॉलेस एक तरह का रिकन्स्ट्रक्शन हो पाएगा। तो सपोज़ किसी का हाथ कट गया तो उसका हाथ पूरा एक इंसान बना पाएगा, और वो बॉडी एक हाथ बना पाएगी। मतलब 2 भविष्य हो सकते हैं फ्यूचर में। वो तो हाथ का इंसान बनाना तो बहुत मुश्किल है, वो तो मैं नहीं फोर्स ही कर सकता। वो तो अभी फिल्मों में ही है, मेरे ख्याल से एक डेडपूल करके एक पिक्चर थी, उसमें दिखाते हैं, बट वो तो इम्प्रैक्टिकल और चीज़ ठीक नहीं लग रही। बट यस, एक इंसान एक अपने लिम्ब को रीजनरेट कर पाए, दिस लुक्स लाइक इट मे बी पॉसिबल। ठीक है। तो आप अपने जो यंग सर्जन्स हैं जो अभी बन रहे हैं, अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी सर्जरी में पहला कदम रख रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि ये चीज़ें करना तो ज़रूरी है लाइफ में? और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैजिक से कुछ नहीं अचीव होता, मेहनत ही करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। सो लाइक इन ऑल फील्ड्स, नॉट ओनली इन मेडिकल फील्ड, आपको यू हैव टू स्पेंड आवर्स इन द फील्ड, hours and days in the field before you can become efficient in that field, before you can have an expertise in that field. तो आप मेहनत करो, emergencies में आओ, ऑपरेट करो पेशेंट्स, be under the guidance of some senior plastic surgeon from your own field. Not only that, बाकी जो स्पेशलिटी के लोग हैं जिनसे फील्ड्स आपकी इंटरफेस करती हैं, फॉर एग्जांपल राइनोप्लास्टी ENT सर्जन के साथ इंटरफेस करती है, वो भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। इसी तरह कई जेनिटल प्रोसीजर जो यूरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। वो आपके एनिमी नहीं है, दे कंप्लीट यू, इनफैक्ट दे आर योर कोलीग्स, और उनके साथ आप मिलके करेंगे सर्जरी, तो एक आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, उनकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, और एक पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। सो मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करें, अल्टीमेटली आप अपनी जगह बना पाएंगे। इट टेक्स टाइम बट इट विल हैपन। नंबर 2, टेक द हेल्प ऑफ योर कोलीग्स, especially from other specialties also, because they will complete you, they will teach you. And third is, be under the guidance of a senior member of your own specialty, a plastic surgeon, who can under whose guidance you can develop your skills completely. तो जैसे आपने बताया कि फ्यूचर है रीजनरेशन, तो उससे रिलेटेड हमारे यंग सर्जन्स को कुछ स्टडी करना साइड बाय साइड ज़रूरी है? Yes, always do research.
डू ओरिजिनल रिसर्च। सिर्फ आप रिव्यूज़ मत करो कि इतने प्रोसीजर हुए, इसका ये रिजल्ट रहा, स्टैटिस्टिक्स में मत उलझो, सिर्फ रिव्यूज़ मत करो, ओरिजिनल रिसर्च करो। ब्रिंग ओरिजिनल रिसर्च टू इंडिया एंड लेट इंडिया be the center of medicine like it was in 600 BC. Do you think Indian surgeons are better than any other foreign surgeons? क्या यहाँ पे पढ़ाई का जो सिस्टम है वो सेम है या एडवांस्ड है, अभी लैक कर रहा है हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग? आई थिंक मेडिकल फील्ड में इट्स नियरली एट पार। उनके पास आधुनिक चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि साइमुलेटर्स वगैरह होते हैं, सर्जिकल साइमुलेटर्स हैं, 3D साइमुलेटर्स वगैरह हैं, वो हो सकते हैं एक्स्ट्रा। बट हम लोग उसमें मेकअप करते हैं इन द टर्म ऑफ शेयर नंबर्स, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग 10 times, 20 times, 100 times the patients those the European or the American surgeons may be operating. So yes, definitely Indian surgeons are very good. So like you said, Indian surgeons are operating 10x than any other Yes. abroad surgeons. Are they earning also 10x than those surgeons? Unfortunately no, क्योंकि यहाँ की पे स्ट्रक्चर और फी स्ट्रक्चर इज़ वेरी पुअर। और as a surgeon, if you operate in a corporate hospital like this, for example, we are operating here, you get only a fraction of what patient pays. Okay. Only a small fraction of what patient pays on a case-to-case basis. So it's difficult sometimes to make ends meet. So the salaries and the perks and remuneration is not at par at all. प्लास्टिक सर्जरी में आपके यहाँ पे सबसे कॉस्टलीस्ट सर्जरी कौन सी है? It could be hand transplant. Okay. हैंड ट्रांसप्लांट अभी 2-3 जगह होता है इंडिया में, सो दैट वुड बी कॉस्टली अफेयर, क्योंकि उसमें एंटी रिजेक्शन मेडिसिन वगैरह देनी पड़ती हैं, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट में देनी पड़ती हैं। और जो हाथ होता है वो कैडेवर से या ब्रेन डेड पर्सन से लिया जाता है। सो दैट आई थिंक वुड बी द कॉस्टली सर्जरी। इसके अलावा क्रेनियोफेशियल सर्जरीज आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि इट्स एन इंटरफेस बिटवीन अ प्लास्टिक सर्जन एंड अ न्यूरो सर्जन। जबकि हम पूरी स्कल की शेप रीचेंज कर सकते हैं, स्कल की सारी बोन निकाल कर रीशेप करके लगा सकते हैं टू इन केसेस ऑफ मिसशेपन स्कल या क्रेनियोसिनोस्टोसिस, जब सूचर्स में फ्यूजन है या क्रेनियल क्लेफ्ट्स हैं। तो ये बड़ी डेयरिंग और बड़ी लंबी सर्जरीज होती हैं। और इनमें प्रोलॉन्ग्ड ICU स्टे होता है, जो कि एक्सपेंसिव होता है पेशेंट के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द कॉस्टलीस्ट सर्जरीज। ऑलमोस्ट कितना घंटे की ये सर्जरी चलती होगी? Craniofacial surgeries can go on for 8 to 10 hours. 8 to 10 hours. Yeah. And gender affirmation can go up to 18 to 20 hours also. Not now, but एक बार आपको बताया था मैंने शुरू में जब फेलोप्लास्टी किया था तो 14 hours लगे थे। But yes, some of the cancer surgeries can go on that long. And like you said, craniofacial surgery, right? Craniofacial surgery. इसका क्या cost होता होगा approximate? This may be costing around 8 to 10 lakh rupees for the patient. Okay. अच्छा, तो आपके पास कोई भी एक मेमोरेबल मोमेंट है जो आप शेयर करना चाहोगे कि ये मेरी बेस्ट मोमेंट थी एक सर्जरी के टाइम पे? एक नहीं थी, बहुत सारी थी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स ए वाव मोमेंट। ये होता है अक्सर जब आपका दिमाग परेशान होता है कई दिनों से किसी पेशेंट के लिए, और यू आर एबल टू अचीव व्हाट यू हैव विजुअलाइज्ड, तो इट्स ए वाव मोमेंट। And it has happened many times in my life, thankfully. कुछ भी एक एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहो अगर? So like बहुत रिसेंटली अभी एक सर्जरी करी है, तो उसमें क्या था कि पेशेंट का 3rd टाइम रिकरेंस था एक ट्यूमर का चेस्ट वॉल। पेशेंट बाहर से आया हुआ था, नॉट फ्रॉम इंडिया। Okay. और वो उसको मैंने 10 साल पहले भी ऑपरेट किया था पेशेंट को। सो एक कैंसर सार्कोमेटस ट्यूमर था उसके, जो कि ग्रो कर रहा था उसके चेस्ट वॉल पे। पिछले 2 ऑपरेशन में सारे रिकन्स्ट्रक्टिव मेथड्स यूज़ हो चुके थे, जो भी आसपास के टिश्यूज़ थे हम यूज़ कर चुके थे उसे, क्योंकि हर बार उसे निकालते थे ट्यूमर को रिकन्स्ट्रक्ट करना था पड़ता था, तो बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल थे। सो कैंसर सर्जन को बोला इस बार कि ठीक है आप इसे निकालिए, तो कैंसर सर्जन को निकालने चले। और कैंसर सर्जन बहुत एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उन्हें होना भी पड़ता है, तभी तो कैंसर से आराम मिलेगा, क्योंकि कैंसर जितना एग्रेसिव है उतना कैंसर सर्जन को एग्रेसिव होना पड़ता है। सो मुझे मालूम था कि ये बहुत एग्रेसिव कैंसर सर्जन है, तो मैं अपनी तरफ से सब कुछ अरेंज करके चलूँ। तो मैंने क्या किया कि टाइटेनियम रिब्स वगैरह सब अरेंज करके चली,
पूरा सेट मंगाया रिब्स का, एक बायोलॉजिक मैश होती है वो अरेंज करी, और जो मैं समझ सकता था कि ज़रूरत पड़ सकती है, हालांकि मुझे लग रहा था कि 1% 2% ही चांस है, तो मैंने अरेंज किया उसको। पर जब उन्होंने केस फिनिश किया तब पूरी चेस्ट एक्सपोज थी, यहाँ पे हार्ट लंग्स वगैरह सारे ओपन थे, सारी रिब्स वगैरह गायब थी पेशेंट की, सारा कुछ निकाल दिया था टिश्यू अंदर तक। सो इट वाज ए कॉन्ड्रम, क्योंकि आसपास के टिश्यूज़, पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है हम उसे लेते हैं, रेक्टस एब्डोमिनिस होता है उसे लेते हैं, सब यूज़ कर चुके थे पहली सर्जरीज में उसका, तो कुछ नहीं बनता था। खैर हमने सोचा कि इसको चलो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, और फिर हमने उसका पहले जो हमने टाइटेनियम की मतलब आर्टिफिशियल रिब्स मंगा रखी थी वो लगाई, 5 रिब्स लगी उसमें। सो वी कवर्ड दी डिफेक्ट विद द रिब्स, ताकि किसी इंजरी से उसके हार्ट या लंग्स ना डैमेज हो जाएं पर्सन के। फिर एक बायोलॉजिक मैश बनाई विच वाज एंड लाइक ए प्लूरा, तो लंग के बाहर एक प्लूरल कैविटी होती है जो लंग को बचाती है, तो उससे वो रिकन्स्ट्रक्ट की। इसका फ़ायदा बायोलॉजिक मैश का ये होता है कि ये 6 महीने पूरी स्ट्रेंथ रखती है और 18 महीने में कम्प्लीटली गायब हो जाती है। जब गायब होती है तो उस गायब होने से पहले पूरा टिश्यू बना देती है वो, जितनी एरिया में वो लगी थी वो आर्टिफिशियल प्लूरा पूरा बना देगी। तो बायोलॉजिक मैश लगाई और उसके ऊपर फिर बैक से एक फ्लैप लिया पीछे से यहाँ से, और उसको विद ब्लड सप्लाई आगे शिफ्ट किया और उस फ्लैप से उसको स्किन कवरेज दिया। और 8वें 10वें दिन वो पेशेंट चल रहा था बट अच्छे से, और अब वो अपने कंट्री वापस चले गया। तो बड़ी खुशी हुई, मतलब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हुआ ये करके कि इतने बड़े डिफेक्ट को भी हमने बहुत अच्छे से सक्षम टिश्यू बाय टिश्यू, लेयर बाय लेयर रिकन्स्ट्रक्ट करके और बना दिया। तो अपने लास्ट क्वेश्चन है ये, तो आखिरी क्वेश्चन होगा कि आपने प्लास्टिक सर्जरी एज अ करियर ऑप्शन क्यों चूज़ करा, कुछ और क्यों नहीं? ओके, सो बेसिकली जब मैंने MBBS किया था तो उस समय तो इतना आइडिया नहीं था। उसके बाद रोटेशन होती है, इंटर्नशिप में रोटेशन होती है थ्रू ऑल द डिपार्टमेंट, सर्जरी, मेडिसिन और अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स में आप जाते हो, तो उस समय थोड़ा सा हल्का बहुत आइडिया लगने लगा था। मेडिसिन जब मैं गया उसके बाद हाउस जॉब होती थी पहले, जो कि अब 6-6 महीने की 2 हाउस जॉब होती थी, और उसके बाद 2 साल की PG होती थी। अब हाउस जॉब नहीं होती, 3 साल की PG होती है। तो मेरी हाउस जॉब थी मेडिसिन में और सर्जरी में। मेडिसिन की हाउस जॉब मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं सारे प्रोसीजर्स किए, कार्डियक टैप और लिवर टैप और बाकी सारी चीज़ें, और बहुत अच्छा मुझे लगा। बट जब मैं सर्जरी में गया तो पहले हफ्ते में ही मैं समझ गया कि सर्जन नहीं बनना है मैंने। अगेन वो अंदर की आवाज़ थी मुझे, हालांकि वो 6 महीने मैंने मेडिसिन में बहुत अच्छे गुजारे थे और मेरे को लग रहा था कि फिजिशियन ही बनूंगा शायद मैं, पर सर्जरी में 1 हफ्ते में ही समझ आ गई कि मैंने सर्जन ही बनना है। सो जब हम लोग सर्जरी करते थे उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्जरी में MS सर्जरी, तो जब हमने सर्जरी करी तो उस समय मुझे लगता था कि हम इतने डिफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कैंसर का हमने ये पूरा टिश्यू निकाल दिया इधर, या स्किन कैंसर है तबड़ा पूरा ब्लॉक ऑफ टिश्यू चॉप ऑफ कर दिया, और या एक बच्चा आया उसके हाइपोस्पेडियस एक डिफेक्ट है जिसमें कि पेनिस होती है तो उसमें यूरिनरी और पूरे टिप पे नहीं होता, नीचे होता है और पेनिस झुकी हुई होती है। तो मुझे लगता था कि हम इसे पूरा क्यों नहीं कर रहे, हम इसे कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे। ये फीलिंग एक अगेन अंदर से आवाज़ आती थी कि आई शुड बी समबडी हु कैन कंप्लीट दिस, सिर्फ निकालूँ ही नहीं, उसको बना भी दूँ दोबारा। आई वॉन्ट टू लीव माई पेशेंट कंप्लीट विदाउट नीड फॉर एनीथिंग मोर। सो ये एक आवाज़ थी जो मुझे प्लास्टिक सर्जरी की तरफ ले गई। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन, जैसे ना मैंने देखा है कि बहुत सारी मैरिजेस में डिवोर्स हो जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से। इज़ देयर अ वे कि प्लास्टिक सर्जरी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन सॉल्व हो सकता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो ह्यूमन सेक्स है और जो स्पेशली जो मेल सेक्सुअलिटी है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। आई एम नॉट सेइंग फेमिनिन सेक्सुअलिटी इज़ एनी लेस, बट अभी हम क्योंकि मेल सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसमें आप मुझे बताइए, विच इज़ द बिगेस्ट सेक्सुअल ऑर्गन इन द बॉडी? बिगेस्ट सेक्स ऑर्गन इन द बॉडी? बिगेस्ट सेक्सुअल ऑर्गन इन द बॉडी? सेक्सुअल ऑर्गन इन द बॉडी। अगर मैं अपने लिए सोच के बोलूँ तो आई थिंक I don't know, maybe penis or a vagina? No? No. I don't know. It is brain. Right.
So sexuality originates from the brain. So brain is the largest sexual organ in the human body. और ज़्यादातर जो हमारे केसेस सो कॉल्ड इम्पोर्टेंस और उसके होते हैं वो इसलिए होते हैं कि सिर्फ सोच हमारी ठीक नहीं है, हम नर्वस हो जाते हैं, हमारा टाइम पे इरेक्शन नहीं हो पाता है, जब हमें सेक्सुअल सिचुएशन आती है तो हम इरेक्ट नहीं हो पाते, हम नर्वस हो जाते हैं, इस वजह से इरेक्शन नहीं हो पाती. सो ए लार्ज मेजॉरिटी इज़ ड्यू टू दैट. सो एक साइकोजेनिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके अलावा वास्कुलोजेनिक कंपोनेंट होता है कि क्योंकि फ्लो है, फ्लो उसमें ऑर्गन में आना चाहिए एट ए स्पीड. जब हम सोचते हैं उसकी वेन्स, उसके जो अंदर के जो कैवर्नस एरियाज हैं वो डायलेट हो जाते हैं, वेन्स कंप्रेस हो जाती हैं, ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है, ब्लड आता जाता है, हाई ब्लड फ्लो आता है वैसे. सो कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ हैं, वास्कुलर इश्यूज़ हैं, तो उनमें भी ये इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है. क्योंकि जैसे हार्ट की नसें कमज़ोर हो रही हैं वैसे कि ब्रेन की नसें कमज़ोर हो रही हैं, वैसे ही पेनिस की नसें भी कमज़ोर हो सकती हैं. एक ये कारण होता है. तीसरा है एक बीमारी होती है पेरोनीस डिजीज़. उसमें जो बाहर का फेशिया होता है वो थिकन हो जाता है. जब वो ज़्यादा थिकन हो जाता है और रिजिड हो जाता है वो एक्सपैंड नहीं कर सकता, क्योंकि पेनिस एक्सपैंड्स इन साइज इन ऑल डायरेक्शंस. सो वो रिजिड होने की वजह से पेनिस बेंड भी हो सकता है और पेनिस का इरेक्शन भी कम हो सकता है. सो कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं विद करेंट टेक्नोलॉजी. सो पेनाइल इम्प्लांट्स आते हैं, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स भी होते हैं, रॉड इम्प्लांट्स भी होते हैं, वो डाले जा सकते हैं. साइकोजेनिक इश्यूज़ हैं तो उनके लिए साइकोथेरेपी दी जा सकती है. और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि दी जा सकती हैं. आपने जैसे वियाग्रा का नाम सुना ही होगा. इस तरह की मेडिसिन है जो कि पेनिस को मतलब इरेक्शन में मदद कर सकती हैं. सो ए लॉट ऑफ दीज केसेस कैन बी सॉल्व्ड. तो जो जेंडर अफर्मेशन के बाद जो इंसान मेल होता है और एक जो नेचुरली मेल इंसान है, उन दोनों में जब जो ऑर्गेज़म होता है वो सेम अमाउंट का और सेम प्लेजर देता है या डिफरेंट होता है? लगभग सेम प्लेजर देता है, पर उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. जो नॉर्मल मेल्स हैं और जो ट्रांस मैन हैं जिनकी पूरी सर्जरी हो चुकी है, पेनिस बन चुकी है, उनमें ये फ़र्क होता है कि जो हमारी जो नॉर्मल पेनिस होती है वो इट कैन चेंज इन साइज. ठीक है. जब हम सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, एरोटिक फीलिंग होती है, बड़े साइज में बड़ी हो जाती है. नॉट ओनली लॉन्गिट्यूडनली बट उसका ट्रांसवर्स डायमीटर भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा कैवर्नस टिश्यू बॉडी में नहीं है जिससे हम पेनिस बना सकें. तो जब हम ट्रांसमैन में या DST केसेस में पेनिस बनाते हैं तो हम इरेक्ट साइज में ही बनाते हैं. उसको पूरे साइज के बनाते हैं क्योंकि फर्दर इरेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल विद दैट. बट टू एंटर अ फीमेल बॉडी इट नीड्स सम काइंड ऑफ ए रिजिडिटी. ठीक है. वो दैट इज़ प्रोवाइडेड विद द इम्प्लांट्स. तो हम इम्प्लांट्स उसमें जब डाल देते हैं तो वो एक फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर पाती है. ठीक है. एक ये डिफरेंस है जो नॉर्मल उसमें और इसमें. दूसरा, जो नॉर्मल मेल पेनिस होता है उसमें क्या है कि एक बार इजैकुलेशन हो जाता है तो पेनिस फ्लैक्सिड हो जाती है. इजैकुलेशन के बाद वो फर्दर सेक्स नहीं कर सकता, वो टिल अगेन द पर्सन बिकम्स केपेबल ऑफ दैट. बट ट्रांसमेन में ऐसा नहीं है, बिकॉज there is no ejaculation as such, so they can continue having sex for a longer time. Trans men sex are better sex than natural sex. Okay. Yes. बाकी जो इरोजेनिक सेंसेशंस हैं वो सब आती हैं क्योंकि हम सारी नर्व्स जोड़ते हैं. सो जो एग्जिस्टिंग फीमेल क्लाइटोरिस की नस है उसी नस को उसी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसलिए यस ए लॉट ऑफ सेंसेशन इज देयर. आई थिंक मैंने तो पूरी दुनिया के बारे में जान लिया आज. ठीक है. तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच आप भविष्यवाणी में आए और इतना सारा नॉलेज दिया हम सब व्यूअर्स को. और आई थिंक आप लोगों को भी बहुत सारी नॉलेज आज मिली होगी. और कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपको डाउट हो या फिर आपका कोई भी सजेशन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड कीप वॉचिंग भविष्यवाणी. वी आर नाउ अवेलेबल ऑन Spotify ऑल्सो. प्लीज़ टैग भविष्यवाणी ऑन Spotify. थैंक यू. Yeah, so this big cup you see, this award was given to us for best researcher. So we were adjudged the best researcher across the entire focus group, the PAN focus group. So for publishing a few of our research work in Indian Journal of Plastic Surgery and related journals.
That one? Yeah, that was given by Association of Plastic Surgeons of India for outstanding contribution in the field of plastic surgery, the gender affirmation surgery. So it is also very prestigious. You can consider it. It's almost like a lifetime award. Is this a team of all plastic surgeons? In 2015, there was around 800 plastic surgeons, 1600 plastic surgeons in the country. So there are 800 of them in this picture. So it's very. When I started plastic surgery, there were around 400 plastic surgeons in the country. That is in 400 plastic surgeons. in 1993, and now there are maybe around 22,500. You think it has grown? Yeah.